सुप्रभात छात्रों। हम रजिया जो रेखा चित्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रजिया यह पात्र इस रेखा चित्र में महत्वपूर्ण है। तो यह रजिया जो बड़ी हो चुकी है और बड़ी होने के बाद अपना व्यवसाय करने में अच्छी निपुण हो चुकी है और वह गांव में अपनी माँ के साथ घूम घूम कर चिड़िया बेचती रहती है। जब लेखक पढ़ाई के बाद ने कभी छुट्टियों के दिन शहर गांव आ जाते हैं शहर से, तब वह यानी उसे वो मिलते हैं। लेकिन एक दिन वह छुट्टी के लिए गांव आ जाते हैं तो उसी समय रजिया उन्हें मिलती है। अब रजिया के साथ उनकी माँ नहीं थी, तो यानी वो चिड़ियों की जो थैली थी वो ढोता हुआ एक आदमी उनके साथ था। तो उसी समय यानी लेखक यानी रजिया से पूछते हैं कि अरे इस मुजरे को कहाँ से उठा लाई, यानी उसे यह काम ढोने के लिए आ रही है। तो वो हंसते हुए मजाक से वो कहते हैं। तब उसी साथ यानी वह कहती है कि यानी यह मेरा खविंदा है मालिक, यानी ये मेरा पति है मालिक, ऐसे कहते हैं। खविंदा बचपन की उस सहेली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल्लगी में जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जागी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर कर आए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खविंदा बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़िया पहनाने का उस दिन रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूमधाम मचाई इसी नटखट ने। यानी उनका तो यह खविंदा आ ही गया। लेकिन उसके बाद जब लेखक की शादी हो गई और जब उस दुल्हन को चूड़िया पहनाने का मौका मिल गया, तब उसी दिन रजिया ने उसके आंगन में बहुत ही हड़कम मचाई। उस नटखट ने यह लूंगी वह लूंगी और ये मुंह मांगी चीज नहीं मिली तो वह लूंगी की दुल्हन ने टापती रह जाएगी। हट तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा, भौजी ने कहा। ये टपता रहेगा बहुरिया कहकर रजिया ठट्टा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी। किस तरह यह हसन उनके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। ना जाने कौन सा डर लगता रहता है इसे। और फिर रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उसी हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था जब उसके आंगन में यानी उसे चूड़िया पहना रही थी, उसी समय वो हंसी मजाक कर देती है, सभी को हंसाती है और वह अपनी और उनका पति जो है हसन, उसकी प्रेम कहानी सुनाती है। और वह यानी सभी को कहती है कि यानी उसे यानी लेखक की जो पत्नी है उसी को भी कहती है, जैसे मेरा पति मेरे कलाई छोड़कर रहता नहीं है, उसी तरह यानी तुम भी यानी उसी तरह करो, यानी तुम्हारे पति कलाई छोड़कर न रह जाए। तो सभी हंसने लगते हैं। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। उसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। वो अचानक बात तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाएगा। इसके बाद लेखक पटना में ही रहते हैं। अचानक पटना में यानी उसकी मुलाकात रजिया से हो जाती है। वह दफ्तर में काम करते हैं। कई बार रजिया ने उनका पता पूछा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था।
मैं आजकल ज्यादातर घर से दूर ही रहता, कभी एकाध दिनों के लिए घर गया, शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। यानी शादी के बाद यानी वे ज्यादातर यानी नौकरी की वजह से दूर ही रहते गए। एकाध दिन गांव चला गया तो शाम को चला जाता है, सुबह फिर भाग कर आ जाता है। तरह तरह के जंजाल, जिम्मेदारियां। इन दिनों पटना में था, यो कहिए पटना सिटी में, एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिस्ती की तरह। यो तो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों ने इतने अखबार थे ना इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है, यह मैं जानता। तब जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठा के फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर उस पर ध्यान मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता है। यानी यह संपादक की तरह लोग उन्हें यानी मान सम्मान देते हैं, इसी तरह उन्हें बहुत संभल कर रहना पड़ता है। एक दिन मैं चौक में एक प्रसिद्ध पान वाले के दुकान पर पान खा रहा था। यानी बनारस, पटना, वहीं पे हम देखते हैं पान खाना ये लोगों का शौक ही बन जाता है। दोपहर के समय, चाय के समय ये पान खाते हुए है। तो वे पान खा रहे थे दोपहर के समय। मेरे साथ मेरे प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए इस पान के ठेले पर। उनके साथ कई लोग थे, प्रशंसक थे, कई बड़े बुजुर्ग लोग थे। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहले चल रही थी, यानी वे पान कर खा रहे थे, कोई चर्चा चल रही थी, बातें चल रही थी। और अचानक एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह और उसको बुला रही है, वह औरत आपको बुला रही है। एक बच्चा आ जाता है और वो बोलता है कि बाबूजी आपको वह औरत बुला रही है। औरत बुला रही है चौक पर, यानी उन्हें आश्चर्य होता है, उनके यहाँ जान पहचान का कोई नहीं है और चौक पर यानी यहाँ यानी कौन उन्हें बुला रहा है। मैं चौक पड़ा, युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्ग के चेहरे पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी रही। औरत कौन है? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिर पिटाकर भाग गया। यानी बाकी जो लोग हैं वो सोचने लगे नवयुवक है, वो शांत हो गए। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके चेहरे को पढ़ा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही झलक उन्हें दिखाई दी और उन्होंने उस लड़के से पूछा, कौन है औरत, क्या नाम है उसका? तो वह वहीं से भाग गया। पान खाकर लोग इधर उधर चले। अचानक पता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने इशारा किया था। बाकी लोग चले गए। उसके बाद अचानक ही उनके पैर जिस पेड़ के नीचे वे बैठे हुए लोग थे वहीं पर उनके पग चलने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है। तो फिर वे पीछे मुड़कर देखते हैं, मैं उस ओर जा रहा हूँ तो कोई देख तो नहीं रहा है, वहां उनकी मान प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी को और देखने की फुर्सत क्या है। उस चौक में शाम के वक्त किसको किसके प्रति देखने के लिए फुर्सत है। हर एक अपना काम निपटा कर घर जाने के लिए बढ़ता है, तो कोई किसी को देखता नहीं है। मैं आगे बढ़ता गया और वहां पहुंचा जहां उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहां पहुंच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरी की तरह से एक स्त्री आ रही है और निकट पहुंचकर वह कह उठी, सलाम वालिक। तो
वो चबूतरे के ओर चले गए और वो चबूतरे के पास बैठी हुई एक स्त्री उठ गई और वो कहती है, सलाम मालिक। धक सा उनके हृदय में झटका लग जाता है, यह मालिक किसने कहा। किंतु पहचानने में देर नहीं लगी। उसने जो ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। जब उन्होंने सिर ढका हुआ था और फिर वह सिर उठा लेती है, तब उनके सिर में जो चांदी की बालियां थी वह चमक उठती है। रजिया को पहचानने के लिए लेखक को ज्यादा समय नहीं लगता। रजिया, यह कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा, यानी लेखक के मुंह से अचानक यह शब्द निकल आया, रजिया तुम यहाँ कैसे आ गई। तो वो कहती है, सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक, यानी कोई चीजें खरीदने के लिए वो शहर से चूड़िया, श्रृंगार का साहित्य वो खरीदने के लिए आई है। वो कहती है, सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए ना, इबलाह की चूड़िया कहाँ किसी की भाती है। नए लोग नई चूड़िया, साज श्रृंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती हूँ। पीडर क्लिप क्या क्या चीजें नहीं, नया जमाना, दुल्हन के नए नए मिजाज। तो वो बताती है कि अब क्या करना है, धंधे में जैसे है वैसा तो रहना नहीं है। तो नई नई दुल्हन आती है, उन्हें जो जो अच्छा लगता है भाता है वह शहर से ले जाने के लिए मैं शहर आ जाती हूँ। नई दुल्हनों के नए नए मिजाज चलते हैं। फिर जरा सा रुक कर बोली, सुना था आप यही रहते हैं। फिर वह ठहर जाती है और कहती है, मैंने सुना था कि आप यही शहर पटना सिटी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं मालिक, मैं तो अक्सर आया करती हूँ। तो वो कहती है कि मैं यानी सामान खरीदने के लिए, चूड़िया खरीदने के लिए अक्सर आया करती हूँ। आप कहाँ रहते हैं। तो वो कहते हैं, और जब तक पूछो कि अकेली हो या फिर कि एक अवसद आदमी ने आकर सलाम किया। वो हसन था, लंबी लंबी दाढ़ी, 5 हाथ का लंबा और मुस्टंडा भी। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर हंसी। रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उनकी हंसी वही थी, वही हंसी, वही चुहल। इधर उधर की बहुत से बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया कि कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। यानी यह बातें करती रही है और उसी समय उनका पति भी कोई चीज लाने के लिए गया था, वो आ जाता है और वो उसे कहती है, ये देखो मालिक, अभी भी वो मेरे पीछे पीछे पड़ा रहता है, मुझे छोड़ता ही नहीं है। तो उसी समय उन्हें ध्यान आया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, चौराहे पर खड़ा हूँ और किस स्त्री से बात मैं कर रहा हूँ। और इधर उधर वो देखते हैं, किंतु वह फुर्सत दे तब ना, वहीं से वह निकले, यह फुर्सत नहीं देती है, बोलती ही जाती है, उसका पता पूछती रहती है, लेकिन वह लेकर कुछ कहते नहीं, अकेली ही बोलती रहती है। तब मैं जाने की बात की हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूस चुके हो बाबू के घर। यानी वो कहती है कि यानी क्या देख रहे हो बाबूजी को, कितने बार यानी जरा पान तो खिलाओ उन्हें बाबूजी को। कितनी बार उनके घर में पेट भर कर यानी खा लिया है, क्या आज तुम उसे पान भी नहीं खिलाओगे। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है, तो उसे वो पान लाने के लिए भेज देती है और वो कहती है कि दुनिया किस तरह बदल चुकी है, यह धंधा करना भी कितना मुमकिन नामुमकिन बन चुका है। अब तो ऐसे ही गांव है जहाँ हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते। अब हिंदू चुड़ीहरियां हैं, हिंदू दर्जी है, इसलिए
रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में यह पागलपन नहीं है। मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं है। तो रजिया बताती है कि पहले जैसे गांव नहीं रह गए हैं, गांव में परिवर्तन आ गया है। हिंदू मुसलमानों के यहाँ भी यानी हिंदुओं में भी चूड़ियां बेचने वाली स्त्रियां हो गई है और दर्जियों का काम भी हिंदू स्त्रियां कर रही है। इसी कारण मेरे काम में अब परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो लेखक कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है रजिया के सिवा किसी दूसरे के यहाँ से तो चूड़ियां खरीदती ही नहीं है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में अगले हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।